बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये देखना है कि जो इंपोर्ट जब हम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, सीबीयू की बात हो रही है, यानी कि कमर्शियल इंपोर्टर के लिए, मैन्युफैक्चरर की बात नहीं हो रही, सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर। इवन मैन्युफैक्चरर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो मतलब जो फोकस आज होगा हमारा वो कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर होगा कि अगर आपने कोई भी सीबीयू यूनिट इंपोर्ट किया है तो हमने किस तरीके से उसकी कॉस्टिंग करनी है और किस तरीके से उसकी डबल एंट्री करनी है। ये लेक्चर ऑलरेडी एक बना हुआ है, तकरीबन 1 साल पहले मैंने बनाया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज थे, कमेंट्स में थे कि हमें जो कमर्शियल इंपोर्टर है इसके ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट का पार्ट बनाना है और किस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए मैं दोबारा इस लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने एक मैंने ड्रा किया है। इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट की हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद ये इसकी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी 5105 है और पर यूनिट प्राइस है, ये डॉलर में है ये सारी प्राइस। उसके बाद टोटल प्राइस आ जाएगी, ये भी डॉलर में है, और एक्सचेंज रेट हमने अप्लाई किया 175 और टोटल पीकेआर आ गया 204.6 मिलियन। क्लियरेंस कॉस्ट 13.5 मिलियन है। अब ये टोटल कॉस्ट थी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने अमाउंट के मुताबिक या क्वांटिटी के मुताबिक, बेहतर ये होता है कि आप अमाउंट के मुताबिक इसको अब्जॉर्व करवा लें। हमने क्या फार्मूला यूज़ किया, हमने ये किया कि 31.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 204.6 मल्टीप्लाई किससे कर दिया 13.5 से, यानी कि इस टोटल के साथ। तो टोटल वैल्यू 13.5 मिलियन क्लियरेंस कॉस्ट है और 31.5 मिलियन जो कि प्रोडक्ट ए की वैल्यू है पीकेआर, तो उसके मुताबिक ये उसमें अब्जॉर्व हो जाएगी, यानी कि हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया इसको टोटल वैल्यू के। सिंपल सा लॉजिक है ये वाला कि टोटल जितना पोर्शन है उस यानी कि जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिवाइड कर दिया है टोटल प्राइस के ऊपर, टोटल वैल्यू के ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 13.5 से। इसी तरीके से हमने कस्टम ड्यूटी को कर लिया, सेल टैक्स को कर लिया, इनकम टैक्स को कर लिया, और उसके बाद हमने ऐड कर लिया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी पर यूनिट आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका डिज़ायर प्रॉफिट है 10% या 15% वो आप ऐड करें, तो ये इनवाइस वैल्यू होगी और पर यूनिट प्राइस क्या आ गई ये हमने आगे, यानी कि टोटल 42 मिलियन है, डिवाइड किससे कर दिया क्वांटिटी के साथ, जो क्वांटिटी कौन सी है 1200, यानी कि इसके साथ। तो ये हमारे पास एक पर यूनिट प्राइस आ, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है और उसके मुताबिक हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। अब असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्योंकि शीट बनाना और उसके बाद उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करना, और कल को फॉर एग्जांपल अगर बीआर की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको वेरीफाई करके उसको सारी चीज़ें रिपोर्ट करना, ये असल आर्ट है। इसको आपने समझना है, बड़ा सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक लॉजिक के साथ आप चलेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं और उसी तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया, एक चीज़ ये ज़हन में रखते हैं कि जो इनवाइस वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल ये है ए, ये है बी और ये सी, और उसके बाद ये डी है। तो इनवाइस वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टोटल इनवाइस वैल्यू इस तरीके से आएगी, ठीक है। इसको इन सबको जमा किया तो उसके मुताबिक मेरी इनवाइस वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि पर यूनिट निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दी, ठीक है। तो अब आप देखें तो मैंने सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो है ये इनवाइस का पार्ट नहीं बनाया। उसकी रीज़न क्या है कि अभी हम देख भी लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जीएसटी चूँकि हमने चार्ज करना है बाद में, ये हमारे लिए इनपुट टैक्स है, जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने दिया, ये क्या है इनपुट टैक्स है। और ये जो इनकम टैक्स हमने दिया ये क्या है एडवांस टैक्स और मिनिमम टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स ही है लेकिन ये मिनिमम है। मिनिमम के ऊपर मैं अब नहीं डिटेल में जा रहा कि मिनिमम क्या चीज़ है। मिनिमम बेसिकली छोटा सा मैं बता देता हूँ कि एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट जो हम टैक्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने दिया है 5.5%। तो ये गवर्नमेंट ये कहती है कि मिनिमम टैक्स मैं आपसे अभी ले रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब आप चीज़ें सेल करेंगे, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो ये वाली है, और हमने टैक्स कितना दिया हुआ है 5.6 मिलियन। तो गवर्नमेंट ये कह रही कि जी अगर आपने 162 मिलियन के ऊपर को सेल किया और आपका टैक्स बनता है लेट्स से 6 मिलियन, तो आप ये माइनस कर लें, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5.6। तो रिमेनिंग जो होगा, सॉरी, रिमेनिंग जो होगा ये 4 लाख ये आप जमा करवा दें, ठीक है। लेकिन
अगर आपने इससे कम सेल किया और आपका टैक्स बनता है 5 मिलियन और आपने दिया हुआ 5.6, जो 6 लाख होगा ये रिफंडेबल नहीं होगा, ये आपका मिनिमम टैक्स ही कहलाएगा। यानी कि अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है तो हमें पे करें, अगर इससे कम मिलती है जो हमने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट दिया है उससे कम बनती है तो फिर हमने हमारे लिए यही मिनिमम होगा, हमने कम टैक्स यानी कि गवर्नमेंट से रिफंडेबल नहीं होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था मिनिमम टैक्स का। तो इसी चीज़ को आप बेस बना रहे हैं कि हमने इनवाइस वैल्यू में ना सेल टैक्स ऐड किया ना इनकम टैक्स ऐड किया। तो हमारी टोटल जो अभी वैल्यू आएगी वो विदाउट प्रॉफिट, ये तो चूँकि सेल वैल्यू है, विदाउट प्रॉफिट हम ये वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम लेट से 204 मिलियन 204 या 6 जमा इसमें करते हैं 13.5 जमा इसमें करते हैं 9.6 और उसके बाद ये टोटल वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बनता है जी 17 और लेट से 227 या 28 मिलियन बनता है। एग्जांपल है तो सही, आप चेक कर लें कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ए बी और सी यानी कि ए बी और सी हमने ऐड कर दिया। अब ये जो 228 मिलियन से हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक को डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, वेंडर अब एक काउंट भी हो सकता है और मल्टीपल काउंट भी। एक काउंट आपका 204 हो सकता है, दूसरा आपका कस्टम का हो सकता है, तीसरा आपका सेल टैक्स का, ये क्लियरेंस का हो सकता है। तो लेकिन मेरी सजेशन ये होती है कि आप शिपमेंट का अकाउंट ओपन कर लिया करें कि लेट्स से शिपमेंट नंबर है ये 220, तो 220 का एक वेंडर ओपन करें, ये शिपमेंट है और उसके अंदर सारी अमाउंट को क्रेडिट कर दें। उसके बाद आपको लगता है कि जी ये एक वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो अब आप इस वेंडर को डेबिट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने अमाउंट उठानी है 204 या 6 मिलियन जो वेंडर बी है और क्रेडिट फिर इसी अकाउंट को कर लें, यानी कि इस अकाउंट को आप डेबिट कर लें, ये अकाउंट है, और क्रेडिट किस में अकाउंट में करना है आपने, जिस अकाउंट का एक्चुअल बैलेंस है। फॉर एग्जांपल ये कोई चाइना का सप्लायर है जहाँ से आपने लिया 204 या 6 मिलियन से उसको क्रेडिट कर दें। उसके बाद डेबिट फिर करें इसी अकाउंट को, तो कितनी अमाउंट से, कस्टम है लेट से 9.6 से, और क्रेडिट आप कर लें कि जो आपने एडवांस पेमेंट की होगी, कोई भी वेंडर है जो कस्टम का है उसको आप 9.6, क्योंकि आपने जब एडवांस, ये नॉर्मली एडवांस में पेमेंट होती है तो उसको क्रेडिट कर लें। मतलब ये सिंपल कि आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, और मेरी सजेशन ये होती है कि शिपमेंट की एक अकाउंट बनाएं और उसी के अंदर उसकी एंट्री करें, ताकि ताकि आप इजीली जब कभी ट्रेस करना पड़े तो आप इजीली, आपको पता है कि आपने एक अकाउंट बनाया हुआ है और उसके अंदर टोटल कॉस्ट है और वहाँ से आपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र की हुई है। तो पर्पज़ सिर्फ ये है कि हमने ए बी और सी यानी कि जो वैल्यू है एफओबी वैल्यू इसको बोलते हैं, यानी कि डॉलर को मल्टीप्लाई किया हमने रेट एक्सचेंज के साथ, तो पीकेआर आया, पीकेआर प्लस क्लियरेंस प्लस ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, इन सब को एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है, वो सारी इसमें हम ज्यूम करते हैं ऐड है। तो ये टोटल अमाउंट बनती थी 228 मिलियन, 228 मिलियन से हमने स्टॉक बुक किया और वेंडर को क्रेडिट कर दिया। अब आता है जी सेल टैक्स और इसकी एंट्री कैसे करनी है। तो इसकी आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इनपुट टैक्स, ठीक है, कितनी अमाउंट से, 15.4 से, और डेबिट क्या कर देंगे एडवांस इनकम टैक्स, कितनी अमाउंट से, 5.6 से, और क्रेडिट वही ये वेंडर का अकाउंट, ये जो शिपमेंट वाला अकाउंट है इसको आप क्रेडिट कर दें। ये फॉर एग्जांपल बनता है 21 पॉइंट ऑलमोस्ट 21 मिलियन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट बनती है। तो हमने क्या किया कि उसके बाद दोबारा फिर आप इस वेंडर को डेबिट करें और जहाँ से आपने सेल टैक्स पे किया हुआ है, जिस अकाउंट में एडवांसेस आ रहा है उसको आप क्रेडिट कर दें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिसके मुताबिक आप रिकॉर्डिंग करेंगे। पर्पज़ सिर्फ ये है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो कॉस्ट का पार्ट हमने देखा है कि हमने पीकेआर, क्लियरेंस और ड्यूटीज़, इनकम टैक्स और सेल टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया। अब इसको हम अगली एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम जनाब हमने क्यों नहीं बनाया, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों नहीं हमने बनाया। जैसे हमने इनकम टैक्स की अभी एग्जांपल देखी थी मिनिमम टैक्स की, इसी तरीके से हम सेल टैक्स की देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी हमारी इनवाइस वैल्यू है 162.8 मिलियन, इसके ऊपर आप 17% चार्ज करें तो लेट से ये फिगर बनती है 50 मिलियन। एग्जाम्पल मैंने लिया है, प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, 50 मिलियन की फिगर बन गई। अब 50 मिलियन मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स, और मेरे लिए इनपुट टैक्स क्या है वो मैंने दिया हुआ 15.4 मिलियन, तो मेरा इनपुट ये हो जाएगा, और रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट होगी 35 4 पॉइंट समथिंग वो मैं क्या क्या करूँगा, एफबीआर को पे करूँगा।
अब ये जो इनपुट है ये कहाँ से आएगा, जब मंथली सेल टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे तो अच्छा, जो अब इनपुट है वो जब हम मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमने क्या करना है कि नेक्स्ट बी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लोड जीटी पे क्लिक करें तो रिटर्न के अंदर ऑटो वैल्यू आ जाएगी 15.4। ये कहाँ से उठाता है, वी बॉक्स से, जो कस्टम की वेबसाइट है, क्योंकि ये सिस्टम आपस में लिंक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो ये वहाँ से फिगर उठाएगा और आउटपुट टैक्स जो है वो 50 मिलियन हम नेक्स्ट सी में चार्ज करेंगे और सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा कि ये आपका पेएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15.4 जो है ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, एडजस्टेबल टैक्स है, बाद में हमने इसको एडजस्ट करना है और उसके बाद कैरी करके इसको पे करना है। अब 162 मिलियन जो एक माह की सेल भी हो सकती है, 6 माह की भी हो सकती है, तो हमने जूम किया कि ये पूरी शिपमेंट हमने अगर सेल करें तो हमें क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक ही बार इस फिगर को ले लिया है। अगर ये मंथली होगा तो ऑब्वियसली मंथली जो टैक्स है वो एडजस्ट होता रहेगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स है, हमने अभी देखी एग्जांपल के थ्रू के साल के एंड पे जाके जब हम एनुअल अकाउंट्स बनाएंगे तो जो टैक्स होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, तो इस वजह से हमने उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया। तो कॉस्ट का पार्ट याद रखना है आपने, दो चीज़ें नहीं बनेगी, उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि उन्होंने एडजस्ट होना है। तो अगर हम कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे हमारी कॉस्टिंग भी ख़राब हो जाएगी और एक्चुअल में प्रॉफिट भी डिफरेंट निकलेगा और हमारे सारे अकाउंट्स ख़राब हो जाएंगे, और जब कभी फ्यूचर में नोटिस आता है या रिटर्न हम फाइल करेंगे तो सारा रॉन्ग डाटा होगा और हम कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तो इस वजह से आपने ये रूल फॉलो करना है, ये कमर्शियल इंपोर्टर के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, इसके मुताबिक आप करें। अब कमर्शियल इंपोर्टर भी ऐसे कर सकता है, मैन्युफैक्चर भी कर सकता है। इन फ्यूचर मेरा एक प्लान है कि मैं कॉस्टिंग के ऊपर डिटेल लेक्चर्स बनाऊँ कि मैन्युफैक्चर जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कौन से मेथड यूज़ करते हैं, मार्जिनल है, अब्जॉर्प्शनल है, अब्जॉर्प्शनल मेथड है, उसके बाद उसकी क्या क्या चीज़ें जो है उसमें ऐड करते हैं, लेस करते हैं, ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है, किस तरीके से करने से हम सेविंग कर सकते हैं या किस तरीके से हम काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सेपरेट एक सीरीज़ होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो उसमें मैं इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन कमर्शियल इंपोर्टर या कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट इवन मैन्युफैक्चरर भी इंपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे ला के सेम कंडीशन में सेल, क्योंकि कमर्शियल मोटर का मतलब ये होता है कि आप सी बी यूनिट कंप्लीट बिजनेस यूनिट लेके आ रहे हैं, तो वो ला के आप लैपटॉप आपने इंपोर्ट किया और लैपटॉप ही आपने ला के यहाँ पे सेल कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा बहुत संभल करने के बाद आपने सेल कर दिया, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन करना ईजी होता है। लॉजिक सबका सेम है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स ना तो कमर्शियल इंपोर्टर एडजस्ट कर सकता है और ना ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये आपने याद रखना है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स हम क्यों नहीं लेते, तो इस लॉजिक को आपने याद रखना है। इससे ये होगा कि कभी भी आप कैलकुलेशन करें या कोई भी स्टेज आती है तो आप इसको इस लॉजिक के मुताबिक ही फॉलो करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कोई सजेशन है तो वो भी प्लीज़ उसमें मेंशन करें ताकि हम जो कम्युनिकेशन है उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।